चलिए, तो आज हम एक्सपेक्टेशंस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ये है, इन 4 टॉसेज ऑफ अ क्वाइन, यानी एक सिक्के को 4 बार उछाला जा रहा है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया गया है कि हेड कितने आए हैं। तो आप लोगों को तुरंत तो ये बताना है कि रेंज क्या होगी। 4 सिक्के हैं और एक्स को नंबर ऑफ हेड कहा गया, तो रेंज क्या होगी, जल्दी बताइए। सर क्या बताया सर? 4 सिक्कों को, एक सिक्के को 4 बार उछाला जा रहा है और रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ हेड। अब बताइए रेंज क्या होगी, हेड कितने आ सकते हैं। सर निकालना पड़ेगा। बेटा 4 सिक्के आपको हम दे रहे हैं, आप टॉस करिए, आपका हेड क्या आएगा, या तो एक भी नहीं आएगा यानी 0 आएगा, या तो हाँ। एक सिक्के पे आएगा, या तो 2 पर आ जाएगा, या तो 3 पर आएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 पे आ सकता है पूरा पूरा। तो इसमें क्या निकालना था। कुछ नहीं। प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। आप लोग भूल रहे हो, कोई बात नहीं है, तो रिवाइज करिए। तो जो x की रेंज यानी नंबर ऑफ हेड इन 4 कॉइन्स विल बी 0 1 2 3 4, ठीक है। इन्हीं में से कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है टेबलेट द 16 पॉसिबल आउटकम्स। ये कह रहा है कि 16 आउटकम्स बनेंगे, इनको टेबलेट करो। टेबलेट करने का मतलब होता है इनकी लिस्टिंग करिए, आउटकम्स। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जब हम एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो आउटकम कितने होंगे। तो पहले हम एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं। आप बताइए जब हम एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कितने आउटकम होंगे। हेड और टेल। हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी 2 ही तो होंगे। जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, यानी टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे। 4। अगर हम 3 बार टॉस करें तो कितने आउटकम हो गए। 8 इसी तरीके से अगर हम 4 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 16। तो एक बात तो हमको यहाँ पर पता चल गई कि टोटल आउटकम्स ये जो कह रहा है 16, ये बात सही है। अब टेबलेशन करनी है हमको इन 16 आउटकम्स की। ये हमने 4 बॉक्स बनाए हैं। ये बताता है टॉस नंबर 1 यानी पहले सिक्के पर। उसी सिक्के को जब हम दोबारा उछालेंगे तो क्या आएगा, तीसरी बार और चौथी बार। यानी हमने इन सिक्कों के लिए 4 बार टॉस करने के बॉक्सेस बना लिए। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि चारों में क्या आ जाए, हेड हेड हेड। ठीक है। इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 पर तो हेड आ रहा है लेकिन लास्ट वाले पे क्या आ गया, टेल आ गया। ओके जी सर। अब और पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता हो ये टेल लास्ट वाले पे ना आके तीसरे वाले पे आया हो और बाकी सब पे हेड आया हो। एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं, टेल हो सकता हो दूसरे वाले कॉइन पे आया हो, बाकी सब पे हेड आया हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो होगी कि टेल आया हो पहले वाले कॉइन पे, बाकी पे हेड आया हो। क्लियर। यस सर। चलिए, अब हम एक हेड वाले, 3 हेड और एक टेल वाले सारे केस बना चुके हैं। यहाँ पर हेड 3 है, इसकी बात करें तो हेड 4 हैं। अब हम आते हैं जिसमें 2 हेड आएंगे। 2 हेड का मतलब ये 2 हेड हो गए, तो इनके साथ 2 टेल भी तो रहेंगे। तो हम सबसे पहले इस टेल को बीच में रख सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, या फिर ये टेल यहाँ पर आ जाए। बाकी सब सेम कर रहे हैं, सिर्फ इस टेल की पोजीशन में चेंज करके यहाँ की फिर यहाँ कर दी, ठीक है। अब जरा इस वाले टेल को पकड़ो, हो सकता हो ये टेल इधर आ जाए यानी लास्ट वाला टेल तीसरे नंबर पे आ जाए। ये भी तो हो सकता हो कि दोनों टेल एक साथ हो जाएं और दोनों टेल हेड बाद में आ जाएं। क्लियर। तो जरा काउंटिंग करते हैं, 4 हेड के कितने केस बने हैं, 1। 3 हेड के कितने केस बने हैं, 4। 2 हेड वाले कितने केस बने हैं, 1 2 3 4 5, यानी एक और अभी बनेगा। वो क्या बनेगा जरा हम देखते हैं। तो एक केस ऐसा बनाते हैं जिसमें दोनों टेल बीच में आ जाए, वो केस नहीं बना है। क्या होगा, हेड टेल टेल और हेड। ये केस कहीं है, आपको दिख रहा है, जी सर। नहीं है ना। कहाँ है ये वाला केस, कहाँ है इसमें, इन पांचों में। ये है 2 हेड 2 टेल, हाँ तो ये 6, यानी 6 केसेस बन गए किसके, जिसमें 2 हेड आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6 4 10 और 1 11, यानी हमने अब तक 11 बना लिए हैं, ठीक है।
चलिए अब हम वो केस बनाएंगे जिसमें 3 हेड आए, सॉरी 4 हेड हो गए, 3 हेड हो गए, 2 हेड हो गए। हम वो केस बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक हेड आए। तो एक हेड वाला जरा हम केस देखते हैं। तो एक हेड के लिए हम 3 टेल कर देते हैं। अब ये हेड हो सकता हो दूसरे नंबर पे आए, ये हेड हो सकता हो तीसरे नंबर पे आए, और ये भी तो हो सकता हो कि ये हेड लास्ट में आए। तो ये 4 केस कौन से हो गए जिसमें हेड के नंबर कितने हैं, 1। इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे और इसमें 1 हेड। अब हम बनाएंगे 0 हेड, यानी ऐसा भी तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, तो ऐसा तो एक ही केस बनेगा। अब सबको जरा जोड़ो, देखो 16 हो गए कि नहीं हो गए। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितने हैं 4 और प्लस लास्ट में 1, यानी ये वाला एक केस है 0 हेड का। ये वाले 4 केस हैं किसके, 1 हेड के। ये वाले कितने हैं 6 केस, है ना। तो 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं, यहाँ 4 हेड हैं, केस तो एक ही है ये। मैं फिर से जोड़ता हूँ, काउंट कर लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आपको 16 केसेस दिख रहे हैं। यस सर। तो आपको ये समझ में आया कि ये कैसे बने, नहीं? हाँ या ना? क्या एक बार और बताएं क्या हम? यस सर, बता दीजिए थोड़ा जो आपने बोला था। ठीक है, हमारे पास एक क्वाइन है जिसको हम 4 बार टॉस कर रहे हैं। तो 4 बार में क्या क्या हो सकता है, हम इसकी पॉसिबल केसेस बना रहे हैं। हो सकता हो 4 बार में हेड ही हेड आ जाए, हो सकता हो 4 बार में सिर्फ टेल आए। तो हमको पॉसिबिलिटीज देखनी है कि क्या क्या हमारे पास आ सकता है ना। तो यस सर। चलिए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार थोड़ा सा। चलिए देखते हैं फिर से। तो सबसे पहले हम वो काउंट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ हिट कितने हो, 4। और इसका एक ही केस बनेगा, कौन सा, चारों पर हेड आ जाए। अब हम वो केस लेंगे जिसमें नंबर ऑफ हेड कितने, 3। तो 3 का केस क्या बनेगा, हो सकता हो तीनों हेड पहले वाले पे आ जाए, या फिर बाद वाले पे। ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर इस तरह से। यानी हम टेल को मूव कराते जा रहे हैं, यानी टेल चौथे पे आया है, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे, फिर पहले पे। तो ये टोटल कितने केस बनेंगे, ये 3 हेड वाले होंगे, ठीक है। यस। अब हम आते हैं जिसमें 2 हेड हों। तो 2 हेड वाले केस बनने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गए 2 हेड वाले केसेस। तो 2 हेड होंगे तो बाकी दोनों टेल होंगे। तो अब की बार हम शिफ्टिंग करेंगे, यानी टेल को हम इस नंबर पे ले आते हैं, इस टेल को हम दूसरे नंबर पे ले आए जो तीसरे पे था। अब जिसको दूसरे पे लाए थे उसको जरा पहले पे ले आओ, ये हो गया, ठीक है। अब इस टेल को भी हम इस नंबर पे ले आते हैं, फिर इस टेल को तीसरे की जगह दूसरे पे ले आओ। कितने बन गए, 1 2 3 4 5। एक केस जो रह गया है वो ये कि दोनों टेल बीच में होंगे और दोनों हेड लास्ट में होंगे। तो टोटल कितने केसेस बन गए, 6। 2 टेल वाले बन गए, 2 हेड वाले। अब x की वैल्यू होगी 1, यानी एक हेड के कितने केस बनेंगे। तो एक हेड का मतलब टेल कितने होंगे, 3। ये हो गए एक हेड वाले। अब एक बचेगा 0। तो 0 के कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं। एक भी नहीं, एक तो बनेगा बेटा। जिसमें चारों टेल आएंगे इसमें हेड के नंबर कितने हैं, 0 ही तो हैं। यस सर। हाँ सर। सर ठीक। पर इसमें हेड नहीं होगा ना सर। हेड नहीं होगा वो तो हमने लिख दिया, लेकिन केस तो एक है ना। जी सर। यहाँ पर 2 चीजें चल रही हैं, हमको यहाँ पर 16 केसेस बनाने थे, तो हमने 16 केसेस बना लिए। काउंट कर लीजिए 16 हैं। ये है 1, ये है 4, ये है 6,
ये है 4 और ये 1, जरा ऐड करिए। 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15 और 1 16, 16 केसेस बन गए। ओके, अब जी हमसे सर। आगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहला काम इसने कहा था 16 पॉसिबल आउटकम्स विल द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका टेबल बनाना है, टेबुलेट करना था, बन गया। बाई सिंपल काउंटिंग डेराइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, कह रहा है सिंपल काउंटिंग के थ्रू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। तो एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक तरफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं और इसके साथ ही साथ क्या लिखते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, 0 1 2 3। अब टोटल केस हमारे पास 16 है, ये हमको पता चल गया है। जब हम जीरो हेड चाह रहे हैं तो फेवरेबल केस कितने हैं, यानी ऐसे कितने केस हैं जो जीरो हेड का फेवर कर रहे हैं, केवल ये वाला हेड वाला। बेटा। जीरो हेड, जीरो हेड का मतलब, सॉरी, मुंह से वो हेड निकल गया। ठीक है। तो एक केस फेवर कर रहा था, टोटल केस थे 16, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 के कितने केस हैं, x इक्वल टू 1 के कितने केस हैं, 4 बाई 16। अब 2 के कितने केस थे, जरा काउंट करिए, 2 के केस थे 6, 6 बाई 16। लास्ट 3, 3 के कितने हैं, 4, प्रोबेबिलिटी होगी 4 बाई 16 और एक और बचेगा जिसमें 4 के चारों हेड आ जाए। तो ऐसा एक ही केस है, प्रोबेबिलिटी होगी 1 बाई 16। तो हमने क्या कर लिया, सिंपल काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग मतलब केसेस को गिनते हुए डेराइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, हमने एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव कर लिया। हेंस कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब तुम लोग थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि हेड की एक्सपेक्टेशन हमको चाहिए और हम 4 सिक्के उछाल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। 4 में से कितने पर हेड आ जाए तो आप कहोगे कि ये एवरेज है, आधे पे आए, 2 पे आ जाए और 2 पे ना आए। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है, हम कहें आपका एवरेज क्या होना चाहिए नॉर्मली, तो आप बताएंगे 50% एवरेज होगा। तो 4 में से 2 होगा एवरेज, तो क्या इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आएगी। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स एक्स इंटू पी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो गई, आप डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक, और आएगा x इंटू पी एक्स। तो हम सबसे पहले 0 इंटू 1 बाई 16 करेंगे, यानी x की पहली वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वैल्यू है 1 4 बाई 16, नेक्स्ट वैल्यू है 2 6 बाई 16, नेक्स्ट वैल्यू है 3 4 बाई 16 और नेक्स्ट वैल्यू है 4 इंटू 1 बाई 16। सॉल्व कर लीजिए, 0 वाला 0 हो गया और ये हो जाएगा 4 बाई 16, ये हो जाएगा 12 बाई 16, ये हो जाएगा 12 बाई 16 और ये हो जाएगा 4 बाई 16। सॉल्व करिए, बताइए रिजल्ट क्या आ रहा है, 32 बाई 16 आ रहा है, यानी कि 2। यस सर। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो आपके पास 50 सिक्के हों और 50 सिक्कों से आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी हो नंबर ऑफ हेड की, तो आप क्या करेंगे। सर 50 सिक्के हो। हाँ, तो एक बात तो तय है कि हम इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बनाना असंभव है, क्योंकि केसेस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 50 पॉसिबल केसेस हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हम लोग जब कभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम उसके लिए एक स्पेशल टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है बाइनोमियल फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपने इंटर में हो सकता हो इसे पढ़ा भी हो। जी सर। ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको हम पढ़ाएंगे सेम 2 पेपर नंबर 1 में, यानी पेपर जो 1 है सेम 2 का, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
अलग अलग सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होना चाहिए, ये है पेपर नंबर 2 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन रिलेटेड विद द स्टैटिस्टिक्स एंड अदर। दूसरे भी सब्जेक्ट्स में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपने निकाल ली। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट वेरिएट एक्स हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और कहा जा रहा है वेरिएंस एक्स पी की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो वेरिएंस एक्स मैक्सिमम हम तभी कर पाएंगे जब हमको वेरिएंस एक्स पता हो। तो सबसे पहला हमारा काम है वेरिएंस एक्स कैलकुलेट करना। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे वेरिएंस एक्स का फार्मूला बताएं। यस सर। बताइए। अब एक्सपेक्टेशन में होता है e ऑफ x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसका एक अनदर फार्मूला भी हमने आपको पढ़ा रखा है, आपको वो भी याद करना है। ठीक है, चलिए। अब वेरिएंस एक्स निकालने के लिए हमको ये दो क्वांटिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन एक्स निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन एक्स निकालने के पहले एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं टेबल के फॉर्म में हम इसको कैसे लिख पाएंगे। तो एक तरफ हमारे पास x आएगा और एक तरफ इसका px यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सर जब आप टेबल निकालते हैं तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालते हैं ना? बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए। देखिए केवल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो डिनोट करता है CDF को। आपके लिए बेहतर होगा आप इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी हम तब बोलते हैं जब कंटिन्यूअस केस होता है और डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो ये टेबल हम इसी के लिए बनाते हैं ना? टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमको दिख रहा है कि 0 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी p के बराबर है, 1 की प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है। हम टेबल बस इसलिए बनाते हैं तब ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। ओके सर। चलिए x की पहली वैल्यू 0 है, दूसरी आपको यहाँ दिख रही होगी 0 के बाद सीधे x कहाँ पर आ गया है 2 पे, फिर 2 के बाद यहाँ क्या दिख रहा होगा x की वैल्यू 1 है। तो हम ऐसा करते हैं 1 को पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 पर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना दिया हुआ हमको p, और 2 का भी हमको p दिया हुआ है क्योंकि दोनों बराबर हैं। 0 और x इक्वल टू 2 दोनों बराबर हैं। और हमें x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1 माइनस 2p। चलिए ये तो बन गया। अब आप यहां से एक्सपेक्टेशन x आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे डिस्क्रीट का। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 2 तक जा रही है, x इंटू पी एक्स। चलिए पहली वैल्यू 0 इंटू पी आएगी, 0 इंटू पी प्लस नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1 इंटू 1 माइनस 2p, और नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 इंटू पी। सॉल्व कर लेते हैं। 0 1 माइनस 2p प्लस 2p इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1 सर। अब वेरिएंस के लिए हमको एक्सपेक्टेशन x मिल गया। अब क्या चाहिए हमको एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां जहां हमने अभी अभी x रखा था वहां पर हम क्या पुट कर देंगे x स्क्वायर, बाकी सब सेम रहता है। तो 0 स्क्वायर इंटू पी, 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2p और 2 स्क्वायर इंटू पी। तो 0 का स्क्वायर करें मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 1 स्क्वायर करने पर भी मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4p। फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस 2p। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कितना आ गया 1 प्लस 2p। अब हम आते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस 2p और माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर।
तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू 1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 कैंसिल, रिजल्ट आया 2p। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज हमें और दी है, p की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से 1/2 तक। हमको इस वेरिएंस x को क्या करना है, मैक्सिमम। तो आपको सिंपली सोच लेना है कि ये वेरिएंस x कब मैक्सिमम होगा। p की वैल्यू 0 लेने पर तो नहीं मैक्सिमम होगा, जब हम 0 से वैल्यू को बढ़ाते जाए और मैक्सिमम हम वैल्यू कहां तक रख सकते हैं, 1/2 तक। तो यानी हम अगर यहां पर p की वैल्यू 1/2 कर दें तो वैल्यू आएगी 1, और यही होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x। समझ गए? यस सर। जी सर। आपको यहां पर क्या लिखना है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 एट p इज इक्वल टू 1/2। मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि आपका हो जाए, वेरिएंस ऑफ x, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एट p इक्वल टू 1/2 विच इज 1। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में एक चीज अगर हम और बढ़ा दें, आप लोग बताएंगे मुझे कि अगर हम ये कहें कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी वेरिएंस की, तो कौन बताएगा? सर सर 0 अगर निकाले तो 0 आ रही है। 0 आएगी। वैसे भी हमने आपको बता रखा है कि वेरिएंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। तो जब कोई वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही तो होगी। तो यही नहीं, कोई भी सवाल हो, सब सवालों में वेरिएंस x की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। अब ये सारी ऐसी बातें हैं जिन पे आप ध्यान देंगे तो आगे के सवालों में जब इनका यूज होगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये बातें अगर आप भूल जाएंगे तो जब आगे यूज होगा तो आपको लगेगा ये सब कैसे हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको रिवीजन करते रहना है, और खासकर उसका रिवीजन तो जरूर करिए जो समझ में आ रहा हो, है ना। चलिए यस सर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसलिए ताकि बच्चों का स्कोर फुल ना आए। एग्जाम में जो पेपर बनता है उसका एक पैटर्न होता है, 100 नंबर में 50 नंबर या फिर 60 नंबर के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो थोड़े से इजी होते हैं, यानी सारे बच्चे इसको कर ले ताकि सभी पास हो जाएं। लेकिन जो बाकी के नंबर होते हैं 40 नंबर वाले क्वेश्चन, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, यानी ये क्वेश्चन वही बच्चे करेंगे जो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कोर उसी का ज़्यादा होता है जो ज़्यादा पढ़ाई करता है। तो इस क्वेश्चन पे हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको ज़्यादा वाली पढ़ाई में इसको डाल कर जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीज़ें आप छोड़ते हुए चलें, पुरानी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है जी सर। लेट एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट नॉन डिजनरेट वेरिएट्स। नॉन डिजनरेट का मतलब कोई हमें बताएगा? नहीं आता है सर। चलो हमने लिख दिया नॉन डिजनरेट का मतलब, जब x और y की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हम उसको नॉन डिजनरेट कहेंगे। यहां पर कहा जा रहा है x और y इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट एक कंडीशन हमको मिल गई, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर हम x और y का वेरिएंस साथ में ले तो वो इनके अलग अलग वेरिएंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, इफ एंड ओनली इफ, यानी तभी जब एक्सपेक्टेशंस 0 होंगी। ये हमें प्रूफ करना है, यानी अगर एक्सपेक्टेशंस 0 नहीं होंगी तो फिर हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर डाल रखे हैं आप लोग उनको ओपन करिए, और आप दूसरी तीसरी यूनिट चल रही है तो उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए कर लीजिए, जो नहीं आए वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो वेरिएंस x इंटू वाई अगर हमें निकालना है तो सिंपल सा वेरिएंस का डेफिनेशन है, हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डेफिनेशन अगर x के लिए हम लोग लिखते हैं तो सिंपली ऐसे ही तो लिखते हैं। यहां पर हम एक्स वाई के लिए लिख रहे हैं ना, तो एक्स वाई के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स वाई और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अनदर फॉर्म अगर हम वेरिएंस का लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स वाई होल ऑफ स्क्वायर।
मैंने सही लिखा है? आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए सभी लोग कि जब मीन 0 हो जाएगा तो क्या होगा। अगर हम x का मीन 0 यहां पर पुट कर दें इस जगह पर एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू, तो वेरिएंस x का फार्मूला क्या बन जाएगा? बन जाएगा, यस सर। क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो चुका है ना। यस सर। सिमिलरली फॉर वेरिएंस y, क्योंकि वेरिएंस y का भी तो एक्सपेक्टेशन 0 है, यानी हम Yes, sir. वेरिएंस x को वेरिएंस y को ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि एक्सपेक्टेशन x और y का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर y स्क्वायर। चलिए यहां पर आते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर लिखेंगे चूंकि x और y इंडिपेंडेंट हैं, और इस केस में हम एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्सपेक्टेशन y लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तभी तो हम ऐसे लिख पाएंगे। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो क्या x स्क्वायर और y स्क्वायर इंडिपेंडेंट होंगे? चलिए नो बताइए। सर। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बेटा आपने आंसर दिया तो उसके पहले थोड़ा सा सोचा कि नहीं? हमने आपको कल एक थ्योरम प्रूफ कराई थी कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो इनका फंक्शन बना लेते हैं hx और इसका फंक्शन बना लेते हैं gy, और हमने कहा था कि अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो इनके फंक्शंस भी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमने इसका प्रूफ भी करवाया था। आपको याद है कि नहीं याद है? करवाया था सर। तो उसमें यही तो निकल के आया था कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो उनके फंक्शंस भी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये देखिए प्रूफ। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन hx एंड ky विच इज द फंक्शन ऑफ x एंड y आर आल्सो रिटन इन द फॉर्म। इस फॉर्म में लिखे होने का मतलब ही यही है कि hx और ky इंडिपेंडेंट हैं, और ये रहा इसका प्रूफ। तो आप जो भी आंसर दें थोड़ा सा सोचने के बाद ही दें, एट वंस आंसर ना दें, गलत ना दें, ठीक है? चलिए, ओके सर। तो अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या है? उनके फंक्शंस ही तो हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर और y स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर आल्सो इंडिपेंडेंट। इसलिए हम इसको क्या लिख पाएंगे? चूंकि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट के केस में एक्सपेक्टेशन जो मल्टीप्लिकेशन की होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ओके जी सर। ओके, और ये दोनों वैल्यूज हमको क्या दी हुई हैं? 0, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो ये वैल्यूज तो 0 हो गई। और अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि जब एक्सपेक्टेशन 0 होती है तो वेरिएंस का फार्मूला क्या हो जाता है? ये हो जाता है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y। तो लो हो गया हमारा प्रूफ। लेकिन ये प्रूफ हम कब कर पाए? जब ये कंडीशन लगी थी। तो विदाउट दिस कंडीशन वी कैन नॉट प्रूफ दिस थ्योरम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लगाया है, इसलिए आप सभी लोग इस वाले थ्योरम को लेकर थोड़ा सा सावधान रहेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pdf एज गिवन बेलो। x का pdf, ये कह रहा है pdf। अब इसने कहा तो pdf है, लेकिन अगर आप फंक्शंस को देखें तो वैल्यूज हैं डिस्क्रीट। तो pdf कह रहा है प्रोबेबिलिटी का फंक्शन, और जब डिस्क्रीट के लिए प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हम लोग लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? समेशन निकाल। हाँ, समेशन में निकलेगा, लेकिन उसका नाम पीएमएफ है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये सब इसलिए लिखते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। आपको सिर्फ x की रेंज को देखकर ही पता लगाना होता है कि हमारा फंक्शन डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। हमने कहा था बाद में चलकर हम सभी को पीडीएफ बोलेंगे, सभी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन है, लेकिन जब x की वैल्यू इस फॉर्म में हो तो कंटिन्यूअस, और अगर x की वैल्यू इस फॉर्म में हो तो डिस्क्रीट। ओके, तो यहां पर पीडीएफ लिखा है तो आप लोग कंटिन्यूअस मत समझ लेना। x की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये है डिस्क्रीट। अब हमको करना क्या है? हमको प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी दिया हुआ है, लिखा फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस।
यानी हमको इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम इसको डायरेक्ट एक फंक्शन ले लें gx और फार्मूला अप्लाई करके निकाल दें। दूसरा ये तरीका है कि हम इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लें और एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दें, फिर हम निकाल लें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है और उम्मीद है कि सभी लोग इसको करोगे। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए भी हैं, इसलिए भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और आपने इनको पहले से नहीं पढ़ा है तो आप इनको कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी बेसिक नॉलेज नहीं है इतनी, तो आप वहां पर अपना नया क्वेश्चन दिमाग लगाकर नहीं कर पाएंगे। तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको ढंग से तैयार करना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखते हैं, क्वेश्चन है अ प्लेयर टॉसेस 3 फेयर क्वाइंस, यानी एक प्लेयर है वो 3 सिक्कों को उछाल रहा है। फेयर का मतलब क्या होता है, मतलब इन सिक्कों पर हेड का आना और टेल का आना इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली तो आप जानते ही होंगे, प्रीवियस क्लासेस आपने रिवाइज की हैं। इक्वली लाइकली का मतलब होता है दोनों के आने की संभावनाएं बराबर हों। जब भी कोई मैच स्टार्ट होता है तो हम इनिशियल स्टेज पे तो यही मान के चलते हैं कि इंडिया भी जीत सकती है और वेस्ट इंडीज भी जीत सकता है ना, यानी हम दोनों को शुरू में इक्वली लाइकली लेकर चलते हैं। तो 3 क्वाइन है हमारे पास, 3 के तीनों फेयर हैं। अब आगे की कंडीशंस पढ़ते हैं। लिखा है ही विंस ₹8 इफ 3 हेड्स अकर, यानी अगर तीनों पे तीनों हेड आ जाएं तो उस प्लेयर को 8 रुपए वो जीतता है। बात समझ में आई आपके? जी सर। ओके, आगे कह रहा है ₹3 इफ 2 हेड्स अकर, यानी अगर 2 हेड आ जाएं तो वो 3 रुपए जीतेगा। ओके, एंड हाँ बेटा बोलो। अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब होता है घटित होना। जैसे हम कहें हेड अकर कर रहा है तो इसका मतलब हेड आ रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही पूछ लेना। ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं। 2 हेड्स अकर, यानी 3 रुपए वो कब जीतेगा, जब 2 हेड आएंगे। यानी जैसे 2 प्लेयर है ए और बी, तो ए कह रहा हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, अगर तीनों पे हेड आया तो मैं 8 रुपए जीत जाऊंगा, अगर 2 पे हेड आया तो मुझे 3 रुपए मिलेंगे। आगे क्या है, ₹1 इफ 1 हेड अकर, और अगर एक हेड आया तो मुझे 1 रुपए मिलेंगे। आगे है इफ द गेम इज टू बी फेयर, यानी अगर ये गेम फेयर हो। गेम फेयर का मतलब इसके जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। हाउ मच शुड ही लूज इफ नो हेड्स अकर, तो कह रहा है ये कितने रुपए हार जाएगा अगर हेड की संख्या 0 हो। ये कह रहा है जीतेगा कब, जब 3 हेड आ जाएंगे तो 8 रुपए जीतेगा, 2 हेड आ जाएंगे तो 3 रुपए जीतेगा, एक हेड अगर तीनों में से आया तो वो 1 रुपए जीतेगा। यानी हेड ना आने के केस में क्या होगा, जब हेड आए ही ना तो कुछ ना कुछ वो हारेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जब हेड नहीं आएगा तो वो 1 रुपए हार जाएगा। ठीक है, हमको इस ए की वैल्यू निकालनी है। अब आपको हम बताते हैं गेम फेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो हम जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो वो मीन के बराबर आती है। अगर गेम फेयर है तो एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या होना चाहिए, 0, यानी हारने की और जीतने की अगर बराबर चांसेस हैं तो उसका एवरेज हमेशा क्या होना चाहिए, 0। ये एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, याद रहेगी? यस सर। चलिए अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमको इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x = 3, यानी x को हमने माना हेड का आना, और 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/8। 3 सिक्कों में, 3 सिक्कों का अगर हम स्पेस सैंपल स्पेस बनाए तो क्या बनाएंगे, तीनों पर हेड का आना, 2 पर हेड आना, यहां भी 2 पर हेड आना, और यहां भी 2 पर हेड आना, 1 पर हेड आना, ये भी है 1 पर हेड आना, और ये भी है 1 पर हेड आना, फिर एक किसी पर हेड ना आना। तो टोटल 3 सिक्कों के कितने केसेस बनेंगे, 8। अब इन 8 केसेस में
तीनों हेड आने पर वो 8 रुपए जीतेगा, तो उसके 8 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल एक ही केस तो उसका फेवर कर रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/8। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, यानी 3 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो वो 3 रुपए कब जीतेगा, जब 2 हेड आ जाएंगे। तो कितनी जगह पे 2 हेड आ रहे हैं, इन 3 में। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी 3/8, क्योंकि टोटल 8 आउटकम्स हैं जिनमें से 3 पर ऐसे हैं जहां 2 हेड मिल रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब वो 1 रुपए कब जीतेगा, जब 1 हेड आएगा। तो हमको 1 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 ऐसे केस हैं जहां पर 1 ही हेड आ रहा है, ये वाले आपको दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। ओके, अब आते हैं 0 पर। तो 0 हेड पे वो a रुपए जीत रहा है, और 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। 1/8 होगी, क्योंकि एक ही केस तो है टेल जो कि इस बात का फेवर कर रहा है कि 0 हेड आएंगे, तो और टोटल 8 है तो 1/8। अब हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब हमको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कह रहे हैं गेम क्या है, फेयर है। फेयर का मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन x में पहली वैल्यू क्या है, 8 रुपए कब जीतेगा, जब 3 हेड आ जाएं, प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है, 3 रुपए कब जीतेगा, जब कितने हेड आ जाएं 2, प्लस 1 रुपए कब जीतेगा, जब कितने हेड आ जाएं 1, और a रुपए हारेगा अगर एक भी हेड ना आए तो, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 कितना था 1/8, तो ये हो गया 8/8, प्लस यहां पर x इक्वल टू 2 कितना था 3/8, तो हो गया 3/8, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना है 3/8, तो ये हो गया 3/8। यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a के साथ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, वो है 1/8, इज इक्वल टू में क्या है 0। तो आपको दिख रहा होगा कि सबके नीचे 8 है। अगर हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए और a की वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20। माइनस ये सिंबल बताता है कि इतने रुपए वो हारेगा। यहां पर क्या पूछा गया था, हाउ मच शुड ही लूज इफ नो हेड्स अकर, यानी गेम को फेयर बनाने के लिए अगर एक भी हेड नहीं आया तो वो कितने रुपए हारेगा। तो आप बताएंगे वो 20 रुपए लूज यानी हारेगा। ये है आंसर। और ऐसा हम कब निकाल पाए, जब हमने गेम को फेयर माना। इन द फेयर गेम द एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज 0। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। अब ऐसे अगर और क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको यही अप्रोच लगानी है। फेयर बनाने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन को 0 रखना होगा, ठीक है। माइनस ये बताता है कि वो हारा है, अगर प्लस में आता तो बताता कि वो जीता है। तो हमको माइनस लेना नहीं है, माइनस बस इस बात की तरफ इशारा करता है। हमारा आंसर होगा 20 रुपीज लूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है x1 x2 xn बी आर रैंडम वेरिएबल देन दिस। अब ये क्या है हम इसको बताते हैं आपको। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम वेरिएंस पे आते हैं। देखिए हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x1 है, एक रैंडम वेरिएबल x2 है। हम अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसको a1 और a2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, जहां पर a1 और a2 जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गए तो कॉम्बिनेशन भी तो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये a1 की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है या फिर माइनस में भी हो सकती है। तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू ले सकते हैं, बट जीरो नहीं हो सकते हैं। अब मान लो रैंडम वेरिएबल 3 हो
तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, a1x प्लस a2x प्लस a3x, x1 x2 x3, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास n रैंडम वेरिएबल हो, x1 x2 डॉट डॉट xn, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, जहां पर a1 a2 an क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n ai xi। ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन का एब्रीविएटेड फॉर्म, शार्ट फॉर्म। अब यहां पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन का वेरिएंस लिया जा रहा है और ये फॉर्मूला है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आपको फार्मूले के प्रूफ पे नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि ये आया कैसे। ठीक है, प्रूफ इसका बहुत आसान है, प्रूफ में कुछ है नहीं, लेकिन आपको इसके मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी करवा देता हूँ, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, तो इसके प्रूफ में कुछ ऐसा नहीं कि आप इसे ना कर पाएँ। पहले हम आपको इसको समझाते हैं। मान लो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, x1 और x2, और इनके साथ a1 लगा हो और a2 लगा हो। तो हमने आपको इनका फार्मूला प्रूफ करवाया है। क्या प्रूफ करवाया है, a1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2a1 a2 को वेरिएंस ऑफ x1 एंड x2 प्रूफ करवाया है। यस सर। अब मान लो ये 2 से बढ़कर 3 हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा, a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3। 3 होने के केस में हमारे पास 3 वेरिएंस आएंगे, एक होगा x1 का, एक होगा x2 का और एक होगा x3 का। यहां पर कोवेरियंस का एक ही टर्म आया था, लेकिन अब हमारे पास कोवेरियंस के भी 3 टर्म आएंगे। कैसे, एक कोवेरियंस होगा x1 और x2 का, एक कोवेरियंस होगा x1 और x3 का, एक कोवेरियंस होगा x2 और x3 का, सबके साथ रहेगा 2। अब x1 x2 के कोफिशिएंट है a1 a2, तो यहां पर आएगा a1 a2। x1 और x3 के कोफिशिएंट हैं a1 और a3, और x2 x3 के कोफिशिएंट हैं a2 और a3। ये पूरा फार्मूला बनता है 3 का। अब इसी के n रैंडम वेरिएबल के लिए यहां पर एक फार्मूला लिखा गया है एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो एब्रीविएटेड फॉर्म पहले हम 3 की देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन 3 में वेरिएंस x को हम एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n ai स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi। अब i की वैल्यू 1 to 3 जाएगी क्योंकि 3 वाला है, तो 1 पुट करोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो दूसरा, और 3 पुट करेंगे तो तीसरा। यानी आगे वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में आपको दिख रहा होगा +2, ये 2 सब में आएगा, देखो आपको दिख रहा है सब में, तो जब सब में आएगा तो हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। फिर ai और aj, यानी अगर हम x1 लेंगे x2 लेंगे तो a1 a2 आएगा, x1 x3 लेंगे तो a1 a3 आएगा। यानी यहां पर हम 2 वैल्यूज लेंगे, एक xi लेंगे और एक xj लेंगे, और i की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, j की वैल्यू भी 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। अब अगर i की वैल्यू 1 ले लिए तो j 1 नहीं होगा, क्योंकि जब x1 और x2 सेम हो जाते हैं तो वो वेरिएंस बन जाते हैं, और हमने ऑलरेडी यहां पर वेरिएंस ले रखा है, यानी हमको i और j सेम नहीं रखने हैं। तो समेशन लगाएंगे, एक i पर और एक j पर, और कंडीशन लिखेंगे i इज लेस देन j, यानी i हमेशा j से छोटा रहेगा। 3 वाले में जब हम देखते हैं कि हमने क्या इस बात को फॉलो किया है, जब हमने इसको लिया तो i की वैल्यू यहां पर 1 है और j की 2 है। क्या i j से छोटा है? जब हमने दूसरा लिया तो 1 और 3 लिया, यहां भी i j से छोटा है, यानी 1 और 3। फिर जब लास्ट लिया तो 2 और 3 लिया, तो 2 भी तो 3 से छोटा है, यानी i j से छोटा है। तो कंडीशन आपको समझ में आई, i भी 1 to n जाएगा, j भी 1 to n जाएगा, और i हमेशा j से छोटा रहेगा, साथ में आएंगे ये कोफिशिएंट्स। तो ये फॉर्मूला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स का है, वेरिएंस और कोवेरियंस के टर्म में। फार्मूला आपको समझ में आया?
यस सर। ठीक है, तो इसको याद करना कोई कठिन काम नहीं है। आपको अगर 4 का लिखना हो तो भी मैं दिखा देता हूँ 4 का कैसे लिखेंगे, तो आप लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं 4 वाला भी आपको बहुत ही आसानी से लिख कर दिखा देता हूँ कैसे लिखेंगे। मान लो हमारे पास 4 रैंडम वेरिएबल होते हैं और हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4। तो हम इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, i गोइंग फ्रॉम 1 to 4, और क्या लिखेंगे a(i)xi। हमने इसका वेरिएंस लिखना है, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। समेसन i इज इक्वल टू 1 to 4, यहाँ पर आएगा ai स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi। फिर अगला फार्मूला क्या होता है, समेसन i की वैल्यू है 1 to 4, j की वैल्यू भी होगी 1 to 4, लेकिन कंडीशन है कि i हमेशा j से छोटा रहेगा। यहाँ पर आएगा ai aj, साथ में आएगा कोवेरियंस xi और xj। अब हम वैल्यू पुट करके दिखाते हैं आपको। तो पहले वेरिएंस वाले में 1 to 4 पुट कर दो। सबको पता है a1 स्क्वायर वेरिएंस x1 आएगा प्लस a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2। क्लियर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। वेरिएंस वाला टर्म तो सबको क्लियर है। a4 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x4। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर i की वैल्यू हम सबसे पहले लेंगे 1। तो जब i की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पर एक 2 भी लगाना है, 2 लगा दीजिए। तो i की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो ये a1 बनेगा। अब हमने कहा था i होना चाहिए j से छोटा, तो जब i 1 हो गया तो j क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि सबसे तो ये 1 छोटा है। तो a1 के साथ एक a2 बनेगा, साथ में a1 के साथ एक a3 बनेगा और a1 के साथ एक a4 बनेगा। सबके आगे 2 रहेगा और सबके साथ रहेगा कोवेरियंस पेयर। देख लो यहाँ है x1 और x2 प्लस 2 के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 बाहर है। यहाँ क्या रहेगा, कोवेरियंस x1 और x3 प्लस कोवेरियंस x1 एंड x4। अब आते हैं i की वैल्यू 2 पर। तो जब i की वैल्यू 2 लेंगे तो j क्या क्या हो सकता है, i लेस देन j रखना है, तो j हो सकता है 3 एंड 4। तो i की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं। तो जब i की वैल्यू हमने 2 ली तो पहला वाला a1 जो था ai वो a2 बन गया। तो a2 के साथ a3 आएगा और a2 के साथ a4 आएगा। तो j की यही 2 वैल्यू हैं जब 2 इससे छोटा रहेगा। ये आ गया कोवेरियंस x2 x3 प्लस कोवेरियंस x2 x4। अब हम i की वैल्यू ले लेते हैं 3। तो जब i की वैल्यू 3 लोगे तो j की केवल एक ही वैल्यू बचेगी जब i उससे छोटा रहेगा, यानी 3 के साथ केवल कौन आएगा, 4, और आ जाएगा कोवेरियंस x3 x4। ये लो फार्मूला हो गया आपका पूरा 4 के लिए। कोई समस्या हुई क्या समझने में? चलो ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये होमवर्क हमारा अभी भी वैसा ही रहेगा, कंटिन्यू आपको इसको करना है। आंसर सब लोग करोगे तो हम मैच करवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।